आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के विशेष में है राजनीति। और राजनीति की आज की शख्सियत जो है वो है भारतीय राजनीति के क्षितिज पर अगर हम लोग एक 6-7 महीने पहले की बात कहें तो हर दिन सुर्खियों में रहने वाला वो सितारा जो नितिन गडकरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन जी गडकरी इस समय हमारे साथ हैं और आज की राजनीति हम गडकरी जी के साथ करेंगे। गडकरी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने, जहाँ तक मैं जितना ध्यान में रखता हूँ या फिर याद कर पा रहा हूँ, आपने शुरुआत की थी 1976 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले, वो जो आपका छात्र जीवन था और वहाँ से राजनीति में शुरुआत हुई थी। और अभी ये लगभग इतना जो समय आपने राजनीति में गुजारा है, कैसा महसूस करते हैं आप राजनीति को? ये बात तो आपकी सही है कि मैंने इमरजेंसी के बाद ही राजनीति की शुरुआत की थी। 75 में इमरजेंसी आई, उसमें मैं एक्टिव हुआ। तब मैं पहली बार कॉलेज का 11वीं की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की थी जी। और फिर उस समय इमरजेंसी के संघर्ष के कार्यक्रम में लग गया। और इमरजेंसी नहीं आती तो मैं राजनीति में नहीं आता, और इमरजेंसी के कारण ही फिर राजनीति में आया। फिर 77 में मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में खड़ा रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर चुनाव 6 वोट से हार गया और तब से राजनीति मुझे धीरे धीरे चिपक गई। 1980 में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और फिर तब से काम करता हूँ। तो अभी आप महसूस कैसा करते हैं राजनीति में, अपने आप को कैसा स्थापित कर पाए? क्योंकि मैं कोई महसूस करता नहीं, मैं कोई हिसाब लगाता नहीं। और एक तो सही बात यह कि मैं सत्ता की राजनीति में नहीं हूँ। मैं राजनीति जो है वो अपने हिसाब से, अपने विचारों से करता हूँ। लेकिन एक बात आपके संग जुड़ती है कि आप इलेक्शन लड़ते नहीं हैं। तो लड़ने वाला हूँ इस बार वैसे। जब मैं सबसे पहले विधानसभा का चुनाव पश्चिम नागपुर से लड़ा था, जब जय बावरी खड़े थे जी। और उसके बाद में लगातार विधान परिषद में मैं चुन कर आया हूँ। और उस समय भी 2.25 लाख 2.5 लाख वोटर उसमें है, तो ये भी एक चुनाव ही है। और हर बार मैं पार्टी के चुनाव के कैंपेन का इंचार्ज होने के नाते फिर मुझे कहते थे कि लोग कि तुम पीछे रहकर काम करो, तो मैं नहीं लड़ा। पर मेरा फोटो लगाकर अनेक लोग चुनाव लड़े और जीते हैं। और लोग जीतते रहे। हाँ, पर मुझे कोई चुनाव, गडकरी जी के चेहरे का इस्तेमाल भी होता है। यानी इसका मतलब मैं मासेस को या चुनाव को, मुझे कोई डर नहीं है, पर वो नहीं हुआ। पर इस कारण कभी लोग विषय निकालते कि भाई आप चुनाव नहीं लड़े, तो ऐसे एक ने पानी लगा दिया कि चुनाव नहीं लड़े, तो मैंने बोला ठीक है, इस बार चुनाव ही लड़ लो। अच्छा, इस बार लड़ लेंगे। अच्छा, तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा मैं। जी जी जी। किन मुद्दों के साथ जाएगा ये चुनाव, क्या लगता है आपको? देखो, सबसे पहले देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यानी अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कोलगेट में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कॉमनवेल्थ में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 4,78,000 करोड़ होते, और ज़्यादा होते कितने पता नहीं मुझे। अब यही पैसा देश में अगर उपयोग में आता तो कितने गरीबों के घर बनते, करोड़ों गरीबों के घर बनते, अनेक लोगों को पीने के लिए पानी मिलता, 6.5 लाख गाँव में पक्के रास्ते बनते, नेशनल हाईवे तैयार होते, किसानों के खेत को पानी मिलता, युवाओं को रोजगार मिलता। पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज ऐसी स्थिति है कि 18% फूड इन्फ्लेशन चला गया। गैस पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ रही है। सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नहीं तो आई नहीं, जो थी वो भी चली गई। तो आज हमारे देश की हालत ऐसी हुई है कि देश दिवाला पिटने की स्थिति में आया है। और फिर से एक बार ₹47 में $1 ₹1 कीमत थी, आज $1 कीमत ₹68 हुई है। इसका मतलब आज इतनी परिस्थिति गंभीर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस $350 बिलियन का है। आशिया में सबसे ज़्यादा कोल हमारे पास है, फिर भी $20 बिलियन का कोल हम आयात कर रहे हैं। सोना हमारे पास है, सोने की माइंस है, पर आज $60 बिलियन का सोना हम आयात कर रहे हैं। हमारी माइंस है वो कोर्ट में, एक तो कोर्ट स्टे देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बंद करता है, फिर CBI इंक्वायरी करता है, या फिर इन्वायरमेंट वाले बंद करते हैं, नहीं तो लोग चलने नहीं देते। मतलब ये सारे मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के। देखिए, ये देश, वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हम धनवान देश के गरीब नागरिक है। इसका कारण ही रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप एंड इनडिसिसिव लीडरशिप,
ये जो इसका कारण ही है कि देश की अवनति हो, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है। कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया है, और जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई नहीं हट सकती, जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार नहीं हट सकता, जब तक कांग्रेस है तब तक गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण नहीं हो सकता। आपने बड़ी अच्छी बात कही इनडिसिप्लिन की। भारतीय जनता पार्टी इनडिसिजिव काम है, इनडिसिजिव, निर्णय न करने वाली, और जो अनुशासन में भी ना रहती है, ऐसी कुछ स्थिति है वो। एक बात आपसे लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बड़ी अनुशासित पार्टी आती है, और अनुशासित पार्टी के रूप में उसकी प्रतिमा भी है, उसकी छवि भी है, पूरे देश में ये छवि बनती है। लेकिन हाल ही के दिनों में जो बात मोदी जी के साथ आई, और एक सीनियर लीडर्स के साथ, मतलब आडवाणी जी भी ये कहने लगे कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, और फिर वो जो मनवाने वाली बात आई, क्या पार्टी डिसिप्लिन से हट रही है? देखिए, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है जी। इस देश में लोकतंत्र जहाँ चल रहा है, जो फैमिली पार्टी ने, ऐसी दो ही पार्टी है जी, एक कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरी भाजपा, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो माँ बेटों की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी उनके परिवार की पार्टी है, मायावती तो होलसेल किराने की दुकान है, वो एक ही मालकिन है, और ममता बनर्जी की उनकी पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी इसलिए है, हमारे पार्टी में कोई भी निर्णय करने के पहले, जैसे एक परिवार में वो मालक है और बाकी नौकर है, हमारे यहाँ सब मालक है, तो सब मालक बनने के कारण थोड़ा बहुत निर्णय करने में तकलीफ होती है। मतलब थोड़ा अनुशासन हट जाता है कहीं? नहीं, अनुशासन हटा ऐसा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपने विचार रखने का, उसमें कोई आडवाणी जी ने अनुशासन का पालन नहीं किया ऐसा कहना उनके साथ अन्यायकारक होगा। उनका अपना एक मत था, उन्होंने रखा। अच्छा, तो इसको हम उनका एक निजी मत कहें कि जो उन्होंने पार्टी को देना चाहा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि लोकतांत्रिक पार्टी में अलग अलग लोग अपने विषय, अपने विचार रखते हैं, लेकिन इस बात का राजनीतिक परिणाम कैसा होगा? देखो, मीडिया, अब हमारे यहाँ मत भिन्नता होती है, दो विषयों के अलग मत रखे, तुरंत आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देते हो। अब तुम्हारा भी सही है, तुमको 24 तास खाने वाला इतना बड़ा बनाया, कुछ मिलता नहीं तो हमारा लगते रहता है। अच्छा, एक बात और भी जानेंगे कि मोदी जी का नाम आने के बाद से एक पार्टी में एक ऐसी स्थिति बनती है जहां हम लोग शिवराज सिंह जी को देखते हैं या फिर रमन सिंह जी को देखते हैं, तो रमन सिंह जी कुछ अलग बात करते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी कुछ अलग बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि पार्टी दिल से मोदी जी को नहीं स्वीकार पा रही है। देखिए, प्रॉब्लम पार्टी से ज़्यादा देश के मीडिया को हुआ है। हाँ, जो हमारे मन में, वो आपके ध्यान में कैसे आता है? जो शिवराज जी के, देखिए शिवराज जी नहीं, क्या होता है मैं आपको बताऊं, आजकल कैसा है, एक मसाला फिल्में बनती है ना, थोड़ा सेक्स, थोड़ा वायलेंस, फिर विलन, फिर हीरो, हीरोइन। ऐसे मीडिया ने भी तय किया कि अपना दिन भर कुछ ना कुछ डमरू बजते समय सब बातें दिखाते रहे। अच्छा, देखो, ना रमन सिंह ने कभी विरोध किया मोदी जी का, ना शिवराज जी ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी सी बात कहने की कोशिश की है कि भाई अभी ईवीएम पे राइट टू रिजेक्ट किया आएगा, तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देनी चाहिए या फिर ये संसद का मामला? राजनीति में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ी सी बात कहने की कोशिश की है कि भाई अभी ईवीएम पे राइट टू रिजेक्ट किया आएगा, तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देनी चाहिए या फिर ये संसद का मामला? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि वोटिंग राइट मैंडेटरी बनाना चाहिए। जो वोट नहीं करेगा उसको कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप वोट किसको भी दो, या आपको वोट नहीं देना तो वो भी कहो, पर आपने आपके अधिकार का उपयोग करना चाहिए। इसके बारे अब कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन अगर वो उम्मीदवार को नकार ही रहा है, उसका अधिकार है, तो इसको लोकतांत्रिक प्रणाली में कहाँ देखेंगे आप? देखिए, अगर एक आधा मतदार कहता है कि मुझे किसी को भी वोट नहीं देना है, अगर आपने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, फंडामेंटल राइट को स्वीकार किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्वीकार किया है, तो यू कैन नॉट मेक मैंडेटरी कि आपने वोट ही देना चाहिए किसी को। तो भी भाई मुझे नहीं, जितने चिन्ह पर जितने उम्मीदवार है, जितने पसंद नहीं है, मैं नहीं दूंगा वोट, मेरा नहीं वोट देना करके वहाँ बटन दबाऊंगा, उसमें बिगड़ा क्या, उसका अधिकार है वो। पर ये आदर्श स्थिति नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है कि राजनीति हो, टीवी हो, फिल्म हो, बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, कोई भी, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। अभी सब चैनल अच्छा, आप भी मेहनत कर रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए चैनल खुल रही है। अब जो लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनकी तुलना नए चैनल के साथ नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। तो एक ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में कहा था कि आसमान बड़ा है
अगर उसमें कोई गरुड़ पक्षी अगर जाता है तो क्या कोई छोटे पक्षी ने जाना नहीं चाहिए? वैसा मुझे लगता है कि ये जो बात है कि यू हैव टू सिलेक्ट अवेलेबल बेस्ट पर्सन। जो 10 लोगों में अच्छा है उसको चुनो, फिर अगले बार वो है उससे अच्छा चुनो, ऐसा करके ही अच्छा आएगा। और जो आपके नज़र में अच्छा है वो मेरे नज़र में बुरा है, जो मेरे नज़र में अच्छा है वो उसके नज़र में बुरा है। तो नकारना ये बात ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अवेलेबल बेस्ट व्यक्ति को पॉजिटिव वोट देना चाहिए, पर इसके बावजूद एक आधा व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं देना है, तो जब आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच मानी है, जब आपने फंडामेंटल राइट माना है, तो अधिकार को मानो। मुझे नहीं करना है वोट, मैं निगेटिव तो अधिक मानना पड़ेगा। मतलब बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान का स्पिरिट दिया है जी, और जितने अधिकार दिए हैं उसका विचार किया जाए तो यू कैन मेक मैंडेटरी कि भाई आप वोट करो। पर मुझे कोई भी पसंद नहीं है तो मैं सबसे आखिर में कोई पसंद नहीं है इस पर वोट करूंगा। ये बात लोकतंत्र में उसके अधिकार के अनुरूप है। एक और बात हमारे देश की राजनीति में जो बहुत आयात से चल रही है, और वो है दागी लोगों की, दागी उम्मीदवारों की, दागी नेताओं की, और ऐसे नेता कि भाई जिन पर कोई आरोप सिद्ध हो जाए या फिर आरोपी हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ अध्यादेश की बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि देखो, जो दागी है, जो दोषी है, जिन्होंने खून किया है, जिन्होंने बलात्कार किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है कि झूठे मुकदमे डाले जाते हैं, झूठी केसेस की जाती है, मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसका शिकार हूँ। 6 महीने में मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, जो मेरा नहीं है। 6 महीने पहले जो वो कंपनी मेरी नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं, मैं सब मेरे नाम पे झूठा बताया, और अभी एक भी पैसे का कोई आरोप नहीं, मेरे ऊपर कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और मुझे प्रचार का शिकार बना दिया। मैं कह रहा था मेरा संबंध नहीं, कोई सुनने के मूड में नहीं था। तो एक बिग हाउसेस मीडिया के पीछे लगे कि मैं किसी की तो भी सुपार लेके करते रहे। फिर ऐसे झूठे आरोप अगर किसी पर लगेंगे और फिर उसके आधार पर उसको अगर बार किया जाए तो न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए अगर कोर्ट में केस चलती है, आखिरी में अगर वो दोषी पाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर केवल केस रजिस्टर करने से, अभी दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लोगों के ऊपर केस रजिस्टर कर दी। अब ये सीबीआई क्या है? ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये लालू प्रसाद यादव को मदद करते हैं, मुलायम सिंह यादव को मदद करते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो को ही बदल दिया। अरे है ही वो तो उसका ऑफिस तो सोनिया गांधी के घर पे खोलना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिस है नहीं, वो डायरेक्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का नौकर जैसे ही काम करता है। वो झूठी केसेस मुकदमे चलाता है। और मैं आपको बता दूं, यूपीए सरकार जो टिकी हुई है, इसका कारण इनका सबसे ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर कोई तो सीबीआई है। कभी वो शिबू सोरेन को डराते, कभी मुलायम सिंह को डराते, कभी मायावती को डराते, हर बार अपने फाइल दिखा दिखा के अपना सपोर्ट लेते ही है। लेकिन अभी जो अगर आपने ऐसे ही किया, आप कोर्ट में भी, आप देखो, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि कोर्ट में भी आज जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो कुछ मुजफ्फरपुर नगर में जो कुछ हुआ है, इस पर से एक बात भी तो उभर कर आई है कि भाई इसमें बीजेपी इन्वॉल्व थी और लोगों को समाजवादी पार्टी यही कहेगी ना। आज तो देश तो ऐसे स्थिति में जा रहा है कि पाकिस्तान से हुए जो आतंकवादी आते हैं उनका भी देश में समर्थन करने वाले लोग हैं ना। आज पहले आतंकवादियों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर था, अब सिंपैथी क्रिएट हुई है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अभी बटाला हाउस में इतना होने के बाद एक नेता कहता है ना ये फेक इनकाउंटर है करके, जो मर गया शर्मा पुलिस ऑफिसर वो मर गया। आज दुर्भाग्य ऐसा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर जो राजनीति चल रही है उसका परिणाम इतना गंभीर है कि हम देश के लिए मरने वाले और इनकाउंटर करके आतंकवादियों से लड़ने वाले पुलिस ऑफिसर को जेल में डाल रहे हैं। और इशरत जहां, जिसको हेडली कहता है कि ये आतंकवादी है, उसके बारे में उदात्तीकरण मानव अधिकार आयोग के पास जा रहे हैं। जो नक्सलवादियों का सपोर्ट करते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल में बैठे उनके साथ। मतलब सारा उल्टा काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। और सीबीआई क्या है? ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी पर यह आरोप क्यों चला जाता है कि भाई बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है? देखो, कोई किसी पर कुछ भी आरोप कर सकता है। मैं तो यहाँ बीजेपी में इतने साल से हूँ, संघ में पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ जात पंथ धर्म भाषा कभी मानते नहीं। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जात पंथ धर्म भाषा से श्रेष्ठ नहीं है। समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातियात पूरी नष्ट होना चाहिए और मानवता के आधार पर विचार करना चाहिए। आज मैं संघ में इतने साल से था, सब एक समय बैठते, एक समय खाते हैं, कोई किसी में भेदभाव नहीं था। जो संघ में अगर कोई भी समाज का होगा, अगर वो अधिकारी का, तो उसकी आज्ञा को सुनते हैं।
ना जातिवाद है ना सांप्रदायिकता है। किसी को सुनने के लिए टाइम है क्या? आप कोई एक गॉगल लगा के अपना बोलते रहते ये चोर है, जातिवादी है, जातिवादी है। यानी जो मुलायम सिंह सफेद टोपी उसका लड़का पहनता है और यादव और मुसलमानों को राजनीति करता है वो पुरोगामी और प्रगतिशील। जो लालू प्रसाद यादव यादव मुसलमान बैकवर्ड की बात करके अपनी राजनीति वो पुरोगामी और प्रगतिशील, वो सेकुलर। और जो कांग्रेस भी लगातार सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, आतंकवादियों का तुष्टीकरण करती है, वो पुरोगामी प्रगतिशील। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। मैं वैसे बोलने में साफ हूँ इसलिए बताता हूँ। एक नेता मैंने देखा जो जातिवाद से मुक्त था, वो बाला साहब ठाकरे, और एक पार्टी थी शिवसेना। कोई निर्णय उनने जाति के आधार पर नहीं किया। हमारे पार्टी में भी ये निर्णय करने के पहले जातिवाद आता है। जिंदगी भर उनने ऐसा निर्णय नहीं किया। अमरावती में एक उम्मीदवार को अनंत गुडे जी उनको टिकट दिया, तो मैंने बड़ा साहब को कहा, बड़ा साहब देशमुख पाटिल का मतदार संघ है, क्या कर रहे हो? बोले फालतू चीज मुझे सिखाना नहीं। बोले मेरा कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। उसके 900 वोट थे, लोकसभा में टिकट मिला उसको, चुन के आया। तो आज बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की इमेज कैसी है? जातिवादी है। हाँ, और कांग्रेस की पुरोगामी प्रगतिशील है। लालू यादव सेकुलर, मुलायम सिंह यादव सेकुलर, मायावती जी सेकुलर, और भारतीय जनता पार्टी जात पात की कभी बात नहीं करती, हम जातिवादी। किसी को कम्युनल, क्योंकि कोई देखता ही नहीं नीचे में आगे क्या चल रहा है। अब 9 राज्यों में हमारी सरकार है थी अभी तक। मुझे बताइए एक तो भी निर्णय ऐसा हमने किया है? अब तो 4 में बची। हाँ, तो कभी अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय करने वाला कोई निर्णय किया हमने कभी? फिर ये आता क्यों है यार? लोगों ने तय किया है तुम्हारे पर चिपकाना। जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जातिवादी है। देखो, दलितों को कहना कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी है, सांप्रदायिक है, उच्च वर्णीयों की है, ब्राह्मणों की पार्टी है, मनु की पार्टी है। कौन मनु, क्या मनु, हमको मालूम नहीं। वो बोलते रहते हैं। फिर बोलने का तुमको बचना है क्या? फिर लगाओ कांग्रेस को। लेकिन इसके मुसलमानों को कहते हैं कि देखो तुम ये चुन के आएंगे, तुमको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, दंगे फसाद करेंगे, सुरक्षित रहना तो लगाओ पंजे पर मोहर। तो हमको विलन जैसा दिखा दे, वोट मिला दे, 5 साल अपना खाओ पियो मजा करो करते, फिर 5 साल में फिर चुनाव के समय यही चिल्लाते हैं। इसके साथ लेकिन एक बात तो और भी जुड़ जाती है ना कि बीजेपी हिंदुत्व का सपोर्ट करती है और हिंदुत्व को राष्ट्रवाद बताती है। कैसी भाव, कैसा विश्लेषण? हिंदुत्व के आख्या तो पता नहीं है लोगों को ना जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट दिया है उसमें हिंदुत्व का अर्थ है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने के पद्धति को उन्होंने हिंदुत्व कहा है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं। कितना विश्वास है आपको कि बीजेपी लौटेगी सत्ता में? लड़ने वाले हैं इस व्यक्ति को विश्वास ही विश्वास रहता है। को जोड़ के क्यों दिखाया जाता है? देखने वाले बोलते हैं, लगाने वाले जोड़ते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि पार्टी की भूमिका कैसे है? देखिए, इसका सबसे मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संगठन का ट्रांसपेरेंसी से आकलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि हम जातिवादी नहीं है, तुम हमारे पास आओ, 2-4-5 साल काम करो, और फिर आपको लगेगा हम जातिवादी है तो हमको छोड़ दो। पर हमको बिना देखे, बिना परखे, बिना मालूम होते तुम्हारे घर के बेडरूम में बैठकर किसी के कहने के ऊपर हमको दोषी पाकर हमको सजा क्यों देते हो? अगर आप खुलकर अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हमारे साथ नागपुर जैसे शहर में हजारों दलित समाज के कट्टर कार्यकर्ता हमारा काम करते हैं। आप उनको जाके पूछो कि भाजपा जातिवादी क्या है, आपको बताएंगे सच क्या है। क्योंकि जो क्या है प्रॉब्लम है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। ये राजनीति की कहानी है। जब तक आप किसी को मिलते नहीं, अब जैसे मैं आपको मिला हूं तो मैंने आपका चेहरा देखा, आप चश्मा लगा रहे, आपने काला कोट पहना है। अब मैं आपको बिना देखे, आप धोती पहने हुए, आप शर्ट पहने, आप गंदे लगा, यही कहते रहो तो पागल बना है ना। तो मैं आपसे देखूं, आपसे बात करूं, ऐसे देश में भाषण देते रहते लोग सब एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, एक बात बताइए गडकरी जी, अभी अभी आपने दलित नेताओं की बात की। अभी दलित नेता लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास में कहें या फिर नितिन जी गडकरी के आसपास कहें, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। देखिए, ये काम कभी शरद पवार जी किया करते थे कांग्रेस से, ये काम अभी बीजेपी कर रही है? मैं कोई काम नहीं करता, तो मैं किसी के पास जाता नहीं और मैं किसी को झूठे आश्वासन देता नहीं। मैं तो जिंदगी में क्या वजह है? मैं जो सही काम होगा वो सबका करता हूँ। अच्छा, और पटता है तो आओ, नहीं तो मत आओ। कोई मैं जबरदस्ती थोड़ी करता हूँ। अच्छा, उन्हें ठीक लगता है वे आते? देखो, मैं बहुत साफ आदमी हूँ। मेरे जीवन में क्या करना ये मैंने तय किया है। जी हाँ, मैंने 4,500 हार्ट के ऑपरेशन किए। मैंने कोई चुनाव के राजनीति वोट मिलने चाहिए करके नहीं किए।
और उसमें से 1200-1500 दलित समाज के भी किए। जो गरीब आदमी है, जो हार्ट और कैंसर का रुग्ण है, जो किसी भी जानता है, जो आता है मैं उसको मदद करता हूँ। और उसको वोट मांगने के लिए पत्र लिखता नहीं। अगर मैं काम करूंगा तो लोगों में विश्वास है तो लोग आएंगे, नहीं करूंगा तो नहीं आएंगे। तो मैं कोई झूठे आश्वासन दे रहा हूँ और कोई दारू पिला रहा हूँ किसी को, कि पार्टियां कर रहा हूँ, कि बैंड बाजे बजा रहा हूँ, जो है मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। जिसको पड़ता है नहीं पड़ता है ना आए, ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। पर एक बात जरूर है कि ईमानदारी से गरीबों की, अभी मैं साइकिल रिक्शा चलाते लोग, मैंने बहुत किया कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये अमानवीय है साइकिल। मैंने उस पर रिसर्च किया, लोगों को बिना पावर ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक साइकिल रिक्शा तैयार किया। अब मैं 2-3 हज़ार रिक्शे वालों को एक बैंक से लोन मिलाकर मैं एक योजना चलाने वाला हूँ, उनको रिक्शा मिले, वो ना उड़े। अब वो 2000 रिक्शे वाले को मुझे वोट देंगे ऐसा नहीं है। जब नहीं भी इतने साल मैं नागपुर में चुनाव नहीं लड़ता तो मैं काम नहीं करता था। मैं काम करता हूँ, किसानों के लिए काम करो। अभी मुझे नागपुर में लड़ना है और मैं गाँव में काम क्यों, 10,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। मेरे जात के तो 50 लोग लगे नहीं है। तो मुझे अगर लड़ना है तो मैं नागपुर में कुछ करता, पर नागपुर के बाहर में गाँव में जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वर्धा जिले में काम कर रहा हूँ, भंडारा गोंदिया में कर रहा हूँ, नागपुर जिले में बेला में काम कर रहा हूँ, सब शुगर फैक्ट्री और पावर प्रोजेक्ट वहाँ डाला, वहाँ लड़कों को काम मिले, लड़ रहा हूँ नागपुर से। तो मैंने कोई चुनाव सामने रखकर कोई काम नहीं किया। मतलब इसका चुनावी राजनीति से इन कामों का आपस में कोई ताल्लुक? देखो, मैं राजनीतिक नेता हूँ, राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, मैं राजनीति में वोट मांगने के लिए जाता हूँ और मेरे पार्टी का प्रचार करता हूँ। पर इसका मतलब मैं जो सेवा का काम करता हूँ, अब गढ़चिरौली जिले में मैं 550 एकल विद्यालय चलाता हूँ, वो आदिवासी क्षेत्र में नक्सलाइट बेल्ट में चलाता हूँ, वहाँ मुझे क्या फायदा है। तो मैं कोई चुनाव को देखकर कोई काम नहीं करता। मेरा अर्थ ऐसा है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है और मेरे में जितनी शक्ति है उतना मैं समाज के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करने की कोशिश करता हूं। अभी ये बात जरूर है कि मैं नागपुर में भी काम करता हूं, वर्धा में भी करता हूं, गढ़चिरौली में करता हूं, चंद्रपुर में करता हूं, भंडारा में करता हूं और चंद्रपुर में भी करता हूं, अमरावती में भी कर रहा हूं। तो मेरा कोई इतने जगह से थोड़ी मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। अगर मेरा स्वार्थी रहता तो मैं नागपुर में ही सब काम करता। मैं जहाँ जहाँ कर सकता हूँ वहाँ वहाँ वाटर कंजर्वेशन का काम किया मैंने, चेक डैम बांधे। वो ट्राइबल गाँव है 4, या गाँवों की परिस्थिति बदल गई तो वर्धा जिले में है। तो मैंने ऐसा कभी हिसाब लगाया नहीं, मैं कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अच्छा, अभी बिल्कुल हाल ही की बात और खबर ये है कि राजनाथ सिंह जी को चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल दी गई है और वो जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई है, मोदी जी से वो जिम्मेदारी हटा दी गई है। क्या लगता है कि अभी तो चुनाव में बहुत वक्त है, क्या देश की राजनीति में मंदिर का मुद्दा आएगा उभर कर? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ये चुनावी राजनीति का विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनता तो है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये बात सिद्ध हुई है कि वो जन्मस्थान प्रभु रामचंद्र का है। अब हाईकोर्ट का निर्णय उसके फेवर में है। ये एक तो समन्वय से दोनों समाजों ने आपस में बातचीत करके या कोर्ट के माध्यम से या पार्लियामेंट में कायदा बनाकर हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये देश की इतिहास, विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। प्रभु रामचंद्र किसी धर्म के और किसी जात के नहीं है। सब लोग मिलकर इसमें सामूहिक निर्णय हो जाएगा तो अच्छा होगा। बीजेपी की भूमिका ये रहेगी? मुझे लगता है हमारे मैनिफेस्टो में और राजनीतिक विवादों में राम को नहीं लाना चाहिए। राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, प्रभु राम का, ये हमारी सबकी इच्छा है, ये देश के लाखों करोड़ों जनों की इच्छा है और उसको राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। इसको एक छोटा सा मुद्दा ये जोड़ देते हैं कि भारत को बुद्ध की स्थली कहा जाता है, जन्मस्थली कहा जाता है, बुद्ध की भूमि कहा जाता है और बुद्ध गया का जो महाबोधि महाविहार है वहाँ उसका जो संचलन है वो बौद्धों के पास नहीं है। बीजेपी की कैसी भूमिका है? कोई देने में अड़चन नहीं है, उसमें क्या अड़चन है, लेकिन बरसों से नहीं हुआ तो इसके तो सरकार ने निर्णय करना चाहिए। अगर भगवान गौतम बुद्ध, देखो एक पहली बात तो ये आप मान कर निकाल डालो कि प्रभु रामचंद्र हिंदू के और भगवान गौतम बुद्ध के, शिवाजी महाराज मराठों के और अम्बेडकर दलितों के, ये तो मनुष्य की बात है। ये कभी इस प्रकार की बातों को चलाना ठीक नहीं है, बिल्कुल। और अगर भगवान गौतम बुद्ध की पूजा बौद्धेतर और बाकी लोग करते होंगे तो अच्छी बात है, और करते ही अच्छी बात है, उसमें बिगड़ा क्या है। और अगर उसमें से समाज चाहता है कि उसमें बौद्ध समाज के लोगों ने मैनेजमेंट को लेना चाहिए तो सरकार ने काम देना चाहिए, उनमें कोई अड़चन नहीं है। और मैं भगवान गौतम बुद्ध को एक विचारक के रूप में इस बात को मानता हूँ। आज ही मेरे भाषण मैंने उसको उल्लेख किया था कि भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा ये मानव जाति के लिए एक दिशा दर्शक है और ये कोई भी अच्छी बात जो होती है वो अच्छी समाज तक सीमित नहीं रहती।
अच्छी बात जो होती है वो सबके पास जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। इसलिए कभी कभी जो यहाँ होता है राजनीति में, और हम लोग हमारे राजनीतिक स्वार्थ के लिए डॉक्टर आम्बेडकर दलित होके, तिलक ब्राह्मण होके और शिवाजी महाराज मराठ होके ऐसा करके जो राजनीति जातियों में बढ़ जाए, वो नहीं करना चाहिए, गलत काम। अभी मोदी जी उनके नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के साथ ये इलेक्शन लड़ रही है बीजेपी। कितना विश्वास है आपको कि बीजेपी लौटेगी सत्ता में? लड़ने वाले हैं इस व्यक्ति को विश्वास ही विश्वास रहता है। आपने चैनल शुरू की, भविष्य की एक बात आपने चैनल शुरू की तो अच्छी चलेगी, इस विश्वास से चलाएगी। एक भविष्य की बात पूछते हैं। अगर हमारे को पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बहुमत तक पहुंचेंगे और हम विजय पाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो नितिन गडकरी जी किस पद पर होंगे? भविष्य की बात। मैं भविष्य के बारे में सोचता नहीं। नितिन गडकरी ने आज तक अपने जीवन में बायोडाटा लेकर किसी नेता के पास गया नहीं, कुछ मांगने के लिए गया नहीं, ना किसी का मैंने कटआउट लगाया, ना अपना कटआउट लगाया, ना एयरपोर्ट पर किसी के स्वागत के लिए गया, ना मेरे स्वागत के लिए किसी को आने देता हूँ। मैं खुश आदमी हूँ, अपने हिसाब से काम करता हूँ। जनता को जरूरत होगी तो मुझे चुनेगी, मिलेगा तो मिलेगा तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो अच्छा। मैं अपना गांव गरीब मजदूर किसान के लिए अपना घर परिवार संभाल कर सूफी संत की तरह राजनीति चल रही है। हाँ, मैं खुश हूँ, मैं किसी के घर चक्कर नहीं काटता। चलिए हमारा देखो, आप एक बात ये पक्की नोट कर लो जी, और जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आज तक मेरे जीवन में मैं इस पार्टी का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना। बिल्कुल। कभी गुच्छे लेके किसी के घर में नहीं गया, बायोडाटा किसी को दिखाया नहीं और कोई पद मांगने के लिए किसी के पास गया नहीं। और जो हुआ मैं अपने जमीन पर काम करते रहता हूँ। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। मैं कोई काम, देखो, सबसे पहले देश में ये सोचना चाहिए कि हमारा देश बचे। देश का कौन प्रधानमंत्री हो, कौन मंत्री हो, कौन एमएलए हो, कौन एमपी हो, देश बचे। और मैं देश के लिए, गरीबों के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना चाहता हूँ। और मैं कोई सूफी संत नहीं हूँ, अपना घर परिवार संभालता हूँ, बच्चों का घर का देखता हूँ, उसके बाद समाज का सोचता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। राजनीति में हो इसलिए नेचुरल, मैं कुछ भी को तो भी लोग बोलेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता कभी राजनीति में। आज तक मैंने झूठ बोला नहीं, झूठ आश्वासन दिया नहीं। दिया तो आपके टीवी पर पूछ लेना, लोगों को झूठ बताएगा। मैं जो बात है वो साफ सुथरी एक दो टूक करता हूँ। मैंने इतना ही तय किया कि मुझे भगवान ने, मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा पैर 4 जगह टूट गया था। उसके बाद मैंने तय किया कि मेरा जीवन अगर इससे से मैं बच जाऊंगा, मैं अपना जीवन गांव गरीब मजदूर किसान और देश के लिए दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई। देखिए मित्रों, राजनीति में इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी से, और इस युवा राष्ट्रीय नेता का ये मानना है कि ये देश भूखमरी से दूर चला जाए, गरीबी से दूर चला जाए, ये देश एक खुशहाली का जीवन पाले, और शायद राजनीति के मायने भी जो होते हैं वो यही होते हैं। गडकरी साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। नमस्कार, आपका बड़ा धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत। मित्रों, बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।